नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं ट्रांसपोर्ट व्यवसायी प्रजू यशोधरन जी। इनसे आज जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय क्या है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं और एक ट्रक मालिक या फिर ट्रांसपोर्ट मालिक किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, किस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक ट्रांसपोर्ट मालिक के लिए विगत समय में जब हम देखते हैं तो जब 60 रुपए का डीजल था उस समय की स्थिति और आज 90 रुपए की डीजल की स्थिति में कितना अंतर आ गया है, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, किस प्रकार की समस्या उनके सामने? देखिए, जब पहले हम लोग का जो व्यवसाय था बहुत अच्छा व्यवसाय था। और आपको एक मैं बात बताऊं, जब 60 रुपए का डीजल था सन 2014 के दरमियान, और आज जब 2021 में प्रतिदिन डीजल बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, डीजल के बारे में हमने भी हस्ताक्षर अभियान वगैरह चलाया, तो जो 90 रुपए की स्थिति बन गई है उससे इतनी बेहताशा जो है महंगाई बढ़ गई। डीजल की मूल्य वृद्धि से क्या हुआ, डीजल से संबंधित जो भी हर प्रोडक्ट हो, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, बिल्डिंग की चीज हो या बिल्डिंग वर्क की चीज हो, सब पे उसका इफेक्ट तो आया है, ये बात छुपी नहीं है। क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी तो उसका कर जो बढ़ता है तो व्यापारी सीधे सीधे जो आम जनमानस से उसका कर वसूलता है। भाई सीधी बात है, किसी किराना व्यापारी को अगर दमोह से जबलपुर का पहले एक कार्टून का किराया मान लीजिए 20 रुपए लगता था जब 60 रुपए का डीजल, और अगर आज 50 रुपए। आप एक बात बताओ, कुरियर सर्विस में सोचिए, आप कुरियर सर्विस, आप दमोह से जबलपुर एक कुरियर बुक करिए, 50 रुपए के हो गए एक कुरियर चार्ज। आपने भी शायद कभी कुरियर बुक किया हो तो 50, माने ये एक ऐसी समस्या है जो जनमानस कोई मान ही नहीं, मतलब काट कटाक्ष नहीं कर सकता, नहीं वास्तविक रूप में महंगाई हो गई। तो ये बढ़ती हुई महंगाई में क्या हो रहा है, आज ट्रक मालिक पिस रहा है। ट्रक मालिक क्यों पिस रहा है कि जैसे आज उसको पंचर भी बनवाना अपने ट्रक का, तो वो आप ही मानिए कि 95% जितने भी पंचर बनाने की दुकानें हैं वो आपने देखा होगा मैक्सिमम सभी लोग डीजल जनरेटर से ही चलाती है, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं, तो लाइट कब चली जाए। अब लाइट चली जाएगी तो वो व्यापार नहीं कर सकता पंचर बनाने वाला। अब उसके यहाँ ये परिस्थिति बनेगी, जब 60 रुपए का डीजल था वो हम लोगों को सिर्फ 50 रुपए लगते थे पंचर बनवाने के, आज 90 रुपए की स्थिति में वो उसको हम दोष नहीं दे रहे पंचर बनाने वाले को, वो क्या करे, और उसको 90 रुपए का 1 लीटर डीजल मिल रहा तो आज हमसे 150 रुपए चार्ज कर रहा है। आज महंगाई बढ़ गई तो जो हमारी गाड़ी खाली करने वाले जो सामान्य हमारे पल्लेदार भाई रहते हैं या लेबर वर्ग रहता है, आज उनने नॉर्मली सब जगह 50 रुपए और 55 रुपए या 60 रुपए का डाला कर दिया। अब जो मिस्त्री हम लोगों से जुड़े हैं, मैकेनिक भाई हमसे जुड़े हैं, जो काम करते हैं हम लोग के वाहनों का रिपेयरिंग, अब वो वाहन रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो वाहन कैसे चलेगा, ये भी बहुत बड़ी चीज है। अगर मिस्त्री नहीं होगा तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी तो रखी रह जाएगी, आपका 50 लाख का धन बेकार है अगर उसको सुधारने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे मान लो एक मानव शरीर है, और मान लीजिए शहर में अगर पूरे डॉक्टर हड़ताल पर चले जाए तो सोचिए क्या स्थिति बनेगी शहर के अंदर। ऐसे ही वो हमारे लिए डॉक्टर है वो। अब डॉक्टर की फीस भी आज देखिए 4 गुनी हो गई, जिस काम की हमको कल तक 500 रुपए चार्ज लगती थी आज वो 1000 रुपए और 1500 रुपए हो गए। मतलब आपके पास एक बड़ा ट्रक है और उसका मान लीजिए रास्ते में एक क्लिच प्लेट खराब हो जाती है, उसको आप चेंज कराने का प्रयास करते हो तो आज ये मानिए 3500 रुपए तो उसका लेबर चार्ज हो गया। सोचने वाली बात है। जिस चीज काम का मुझे याद है, मैं हम लोग का पारंपरिक व्यवसाय है ये, हमारे पिताजी वर्षों से कर रहे हैं आप ये व्यवसाय। मान लीजिए हमारे पिताजी आए थे यहाँ पर, वो शुरू से ही, हम तो बचपन से ही ट्रक का देख रहे, जब हम पैदा हुए जब से हमारे घर में डंडा मर्सरी गाड़ी थी, तो हम तो पैदा इसी व्यापार में है, मैंने हम लोग का तो पैतृक काम है इसमें। हमारे पिताजी का बहुत पहले टायर पंचर बनाने का काम था, फिर उन्होंने टायर रिमोल्डिंग की दुकान खोली, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट मतलब मोटर पार्ट्स की दुकान खोली, उन्होंने फिर डंपर लिए, ट्रक लिए। मैंने बहुत पुराना, मैंने समझिए कि जिस समय 1 रुपए लीटर का डीजल था उस समय से हम लोग इस व्यवसाय से जुड़े। आज सोचिए कि डीजल 90 रुपए पहुंच गया, यानी कि 90 गुना बढ़ गया, कितनी बड़ी बात है। कहां 1 रुपए से आज 90 रुपए लीटर है कि 90 गुना बढ़ गया। लेकिन जो भाड़े की स्थिति है हम लोगों की, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया। तो उससे क्या हो रहा है, एक सबसे बड़ी बात तो ये हो रही कि जो ट्रक मालिक है उसके व्यवसाय से जुड़े हर एक व्यक्ति ने, हर एक पक्ष ने, हर एक वर्ग ने, चाहे वो पंचर बनाने वाला हो, चाहे उसकी गाड़ी सुधारने वाला मैकेनिक हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स से संबंधित ऑटो पार्ट्स का संचालन करने वाला दुकानदार हो, चाहे वो टायर व्यवसाय से जुड़ा हुआ टायर का व्यापारी हो, और चाहे वो, अब आप तो जानते ही हमारे सम्माननीय केंद्र में बैठी सरकार है जो,
उनने तो डीजल बढ़ा दिया, अब वो डीजल नहीं देंगे तो ट्रक कैसे चलेगा, वो भी बहुत बड़ी समस्या। अब उसका क्या उपाय, कोई उपाय नहीं। चाहे वो डीजल की समस्या हो, बढ़ती हुई महंगाई की समस्या हो, हर वर्ग ने, हर व्यक्ति ने अपने आप अपनी रेट निर्धारित करके उसको बढ़ा लिया। लेकिन बड़ा क्या नहीं है आज की डेट में। चाहे इंश्योरेंस की बात करें, हर साल आप देखिए इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। जिस गाड़ी का इंश्योरेंस हम लोग का 30,000 में होता था, 25,000 में होता था, आज ये सोचिए कि पुरानी गाड़ी का, ट्रक का इंश्योरेंस 55 से 60,000 के रेशियो में पहुंच गया। उस पर इतनी बढ़ोतरी, दुगनी तिगनी बढ़ोतरी हो गई। अब वो इतनी आवश्यक वस्तु है कि आप बगैर इंश्योरेंस के अपने वाहन को चला ही नहीं सकते। सोचिए बिना इंश्योरेंस के कैसे आप वाहन को, तो आपकी मजबूरी, आपको मतलब ये स्थिति है कि ट्रक मालिक की, कि सभी लोग, हर वर्ग, हर व्यक्ति ने अपना बढ़ा लिया, लेकिन वो मजबूर है कि उसको अपना वाहन का संचालन करना है। अब वो कहां जाए, उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। वो बढ़ती हुई महंगाई में वो मरता जा रहा है। माने ये स्थिति बन जाएगी, अगर इसी स्थिति में चलती रही सर गाड़ी, तो अगले 5 वर्ष के बाद आपको एक भी ट्रक मालिक इस रोड पर नहीं मिलेगा। ट्रक मालिक नहीं रहेगा तो वो अपना ट्रक बेच के कोई दूसरा व्यवसाय करेगा, या तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि फाइनेंस कंपनी का पैसा दे, टायर वाले का पैसा दे, मोटर पार्ट्स वाले का पैसा दे, कि पंप वाले का पैसा दे। किसका पैसा चुकाए? पैसा जितना कर्ज हो चुका है कि वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रहेगा, तो या तो अपना ट्रक बेच के कर्ज चुकाएगा, या तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो कहीं रस्सी लेके टंगे या आत्महत्या करे। क्योंकि कर्ज वालों के चक्कर में फंस के, अब से हमने कई लोगों को जानते भी है जो मतलब उनने ये कंडीशन आई कि उनने तो लोगों से बोले भैया ये हमारी गाड़ी खड़ी है, आप इसको बेच लो, वो आप लोग अपना कर्जा चुका लो। अब हमारे पास इसके आगे मतलब पैसे देने की गुंजाइश, हमारे पास ले दे के ये वाहन नहीं बचा है हमारा ट्रक, आप ले जाओ और जो बेच के आप लोग अपने आपस में बंटवारा कर लीजिए। और हम लोगों को जो है शासन, अब एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि आज एक लेबर की प्रति भी, जो हमारे मजदूर भाई उनके प्रति भी शासन गौर करती है, चाहे केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन हो। आज लेबर एक्ट भी है, उनकी एक न्यूनतम मजदूरी दर है कि एक कुशल मजदूर को कितना मिलना चाहिए, अकुशल मजदूर को एक मिनिमम दर है, मैक्सिमम का तो कोई नहीं बोलते हम। और एक बस संचालक के लिए भी आज एक स्थिति है गवर्नमेंट, आपने देखा होगा बसों की हड़ताल अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में हो रही थी। हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने बोला कि 1 तारीख को आप, मतलब बस के लिए भी एक फार्मूला है सर सन के पास कि 1 किलोमीटर बस आप चलाओगे तो आपका मिनिमम किराया आप इतना ले सकते हो सवारी से आप, और उसको भाड़े के लिए कोई निर्धारित नहीं है। वही बात मैं बता रहा हूं कि हमारे, लेकिन आज तक हमारी सरकार ने जो है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए या किसी भी ट्रक के लिए कोई निर्धारण, कोई फार्मूला नहीं उनके पास कि 1 किलोमीटर ट्रक चलने पर एक प्रति टन आपको इतना भाड़ा मिलना चाहिए। तो हम तो ये मांग करते हैं कि शासन समय रहते दे, हम लोगों पर ध्यान दे और ऐसा कोई संविधान में कानून लाए कि जो मार्केट में या कहीं पे भी हम लोग काम करते हैं तो उस कानून का हम लोग कह तो सकेंगे भैया ये देख लीजिए गजट है कि हमको, जैसे कि किसान इस समय मांग रख रहे हैं एमएसपी के लिए कि एक निर्धारित मूल्य निर्धारित हो कि एक फसल के लिए कितना दाम मिले, तो वैसा कोई कानून या कोई नियम नहीं है शासन प्रशासन से कि इतनी दूरी तक जाने पर इतने टन का इतना दाम मिलेगा आप लोगों के लिए, या फिर किसी एक निर्धारित दूरी या निर्धारित किलोमीटर के आधार पर आप लोगों को निर्धारित आय हो, इसके लिए कोई निर्धारित नियम नहीं? नहीं, आज तक तो हमने नहीं सुना कभी ऐसा कोई निर्धारित आय है। किस आधार पे इसकी गुणवत्ता देखी जाती है, कितनी दूरी तक आप लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो फिर किस आधार पे ये पैसे तय होते हैं? अब इसका तो देखिए भाई कोई फार्मूला ही नहीं है, ना आज तक बना है, ना कभी किसी ने गौर किया। पहली बार आपके माध्यम से हम लोग अपना एक बात रख रहे कि हम लोगों के लिए भी शासन ध्यान दे और हम लोगों के लिए भी ऐसा कानून निर्धारित करे कि प्रति किलोमीटर चलने पर प्रति टन के हिसाब से आपका मिनिमम इतना भाड़ा आपको मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम तो उसकी बात अलग है, मिनिमम इतने में आप किसी भी व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी कहीं भी कोई उद्योग हो, एक ट्रक मालिक को इतना मिनिमम भाड़ा मिलना चाहिए। अभी तो सब हवाई काम चल रहा है। अब क्या है, तो मरता क्या ना करता वाली पोजीशन हो गई, बाजार में गाड़ी ज़्यादा हो गई और आप जानते कोरोना जैसी महामारी हमारे सभी पूरे विश्व में फैली। कोरोना का दौर रहा आपके यहाँ, तो कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौर में तो गाड़ियां भी बंद रहीं, कई ट्रांसपोर्ट भी बिजनेस बंद रहे, तो ऐसे दौर में क्या क्या समस्याएं रही आप लोगों के सामने? अब देखिए आप हर जगह अब आप सुनते होंगे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, हर जगह आपने देखा होगा, चाहे हम क्षेत्र की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे देश की बात करें। अब आपको मैं बताऊं कि हम भी लॉकडाउन में घर में रहे, उस समय सोचने वाली बात है, आज तक किसी ने गौर नहीं किया। उस समय हमारे जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं
और ट्रक मालिक हैं छोटी गाड़ी के, आइसर की गाड़ी आती है छोटी, उनने निरंतर इस बात को अपनी जान पे खेलते हुए, सत्य मतलब उनका आज तक कभी सम्मान नहीं हुआ, उनने निरंतर अपनी जान पर खेलते हुए सब्जी, दूध, फल इसकी पूरी आपूर्ति करी पूरे देश में। दवाई की आपूर्ति करी। आप जो हैंड सैनिटाइजर आप यूज करते हैं, आप बताइए कोरोना में लॉकडाउन अचानक से लग गया तो किसी के पास स्टॉक तो था नहीं, किसने पूर्ति करी? आज ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिकों ने तो करी। सोचिए उस ड्राइवर की जो अपने बीवी बच्चों को घर पर छोड़कर, और ऐसी कोरोना की महामारी के समय, जब लॉकडाउन के समय, जब बच्चा भी रोड पर नहीं था, उस समय उसने पूरी आवश्यक वस्तुओं की मतलब सप्लाई रुकने नहीं दी उन लोगों ने। आपने उसको, कुछ लोगों को मैं गौर करूंगा, याद दिलाऊंगा कि आप देखते होगे ट्रक में बाहर लिखा रहता था कि एक पर्ची चिपकी लगी रहती कि सब्जी का वाहन है, तो उसको कोई रोकता नहीं था। ये बहुत आवश्यक, माने कि ऐसे दौर में जब आप और हम अपने घर में छुपे हुए थे, निकलने का प्रयास सोचते भी नहीं थे कि आप बाहर जाके, और ऐसा सोचिए आपने उस समय कितना वीडियो देखे होंगे कि बाहर निकलते साथ पुलिस मारपीट करती, सब करती, मतलब कि आप अंदर रहे, आपकी सुरक्षा के लिए उन्होंने किया वो। ऐसे समय में, ऐसे दौर में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए ड्राइवरों ने और ट्रक मालिकों ने कितनी सेवा करी देश की, और आज तक कहीं किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। बताइए आप, किसी ने किया हो सम्मान? नहीं किया, कभी नहीं किया। अब बस हुआ तो सम्मान, लेकिन उनको लोग भूल गए जिन्होंने मतलब निरंतर जो है अपनी सेवाएं दी आपके घर, मतलब दुकानों तक, किराने का सामान, फल, दूध, सब्जी। सोचिए अगर उस समय लॉकडाउन के समय फल, दूध, सब्जी नहीं आती तो आप क्या करते भाई? कितने दिन आप घर में रखे हुए स्टॉक पर आप निर्भर रहते हो? उस समय जब वो काम कर रहे थे तो उस समय कई ऐसी समस्याएं भी आई होंगी उनके सामने कि ट्रांसपोर्ट के लिए रोका गया हो, कई दिन तक रुकना भी पड़ा होगा। ऐसी कई जगहें ऐसी भी रही सीमाएं जहां पर ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया, तो वो समस्याएं कैसी रही कि जब ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया? बिल्कुल बहुत समस्याएं रही। अब सोचने वाली बात है, देखिए बॉर्डर जैसे सील हो गए उस समय, अब आप बताइए एक भी चाय की दुकान नहीं खुली। सोचिए आप, एक कल्पना करिए कि एक चाय की दुकान नहीं खुली, एक होटल नहीं खुली, एक ढाबा नहीं खोला, एक रेस्टोरेंट नहीं खोला। तो सोचिए वाहन के अंदर जो ट्रक रहता है उसमें हमेशा एक ड्राइवर और एक क्लीनर रहता है। आप तो अपने घर में रहे, ट्रक मालिक तो अपने घर में रहा। उसके दिल से पूछिए उसने कैसे अपना उस समय काटा होगा, कैसे वो गाड़ी पर रहकर जो कुछ भी उस खाने पीने का सामान उसके पास रहा होगा, उसने कैसे अपना दिन काटा होगा उस समय। कुछ समय तो बिल्कुल टोटली बंद रहा, फिर जब फल सब्जी की आपूर्ति की शॉर्टेज आने लगी तब फिर शासन के द्वारा उसको छूट दी गई, पर्चे लगाए गए कि सब्जी का वाहन है, दूध का वाहन है, फल का वाहन है, फिर उसको छूट दी गई। फिर कुछ समय बाद परमिट बनना शुरू हुए, करीब मेरे ख्याल से 20-25 दिन बाद परमिट बनना शुरू हुए, शासन के द्वारा परमिट दिए गए, आप परमिट बनवा लिए ऑनलाइन और अपना वाहन चलाइए, जरूरी चीजें पहुंचाइए। तो एक ऐसे समय में भी वो डटा रहा। वो आज एक ट्रक ड्राइवर जो है उसकी कल्पना इतनी दयनीय है। आप कभी भी एक ट्रक को गौर करना तो उसके जो केबन की साइज होती भैया, अभी मान लो कि 4 फीट चौड़ा रहता है और 5 फीट उसकी लंबाई रहती है। 4x5 के स्थल में उसको 24 घंटे रहना है। वो उसी के लिए घर भी है, वो उसके लिए ड्राइंग रूम भी है, वही 4x5 की जो साइज है वो उसके लिए मंदिर भी है, वही सब कुछ है उसके लिए। एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की आप परिस्थिति सोचिए कि 24 घंटे उसके अंदर वो रहते हैं, उसी में बनाते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में पूजा करते हैं। और सोचिए कि कहीं कहीं कोई होटल के पास में कोई हैंड पाइप मिल जाता है तो वहीं नहा लेते हैं, धो लेते हैं और फिर देश की सेवा में लग जाते हैं। फिर उसको करने के बाद वो फिर देश की सेवा, वो देश की सेवा ही कर रहे हैं। आज सोचिए कि खाने पीने का सामान है, किराने का सामान है, जरूरी आवश्यक वस्तुएं अगर ट्रक के द्वारा नहीं आएंगी क्षेत्र में तो क्या करेगी जनता? अब बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अगर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के ऊपर गौर नहीं किया गया और वो रुक जाता है तो आज आप जो जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं या मेडिसिन की दुकान पे जाते हैं, जितने भी व्यापारी हैं उनके यहाँ माल आना बंद हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? कैसे चलेगी सरकारी? बताइए आप। और हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो हम लोग को टोल भी देना पड़ता है। और बहुत मतलब मध्य प्रदेश में तो बहुत दयनीय स्थिति है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की। सोचिए आपके दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में क्या भिन्नता है? जैसे आपने मध्य प्रदेश की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की बात की, तो क्या भिन्नता है? बिल्कुल भिन्नता है। जैसे हम लोग नया वाहन पर खरीदते हैं कभी भी, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है भैया हम लोग को 8% रोड टैक्स भरना पड़ता है एक मुश्त।
समझना बात को। अब हमने वाहन, जो आज की वाहन की कीमत भी देखी कहाँ पहुंच गई, आसमान छू रही। मैंने 35 से 40 लाख रुपए का तो खाली ट्रक आता है, अब उसका 8% टैक्स भरा हमने। अब टैक्स देखिए भरने वाली बात पे अपन आते हैं कि टैक्स जब हमने भरा तो शासन ने तो हमसे 15 साल का टैक्स ले लिया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है ये। शासन ने तो हमसे 15 साल का रोड टैक्स ले लिया। अब आपने जब हमसे 15 साल का रोड टैक्स ले लिया 8%, 40 लाख का, मान लीजिए कि 4 से 5 लाख रुपए ले लिया आपने हमसे। और उसके बाद हम जब रोड पे निकलते तो हमें टोल फिर लगता है। आपने रोड टैक्स तो ले लिया हमसे, अब उसके बाद टोल टैक्स भी ले रहे हैं हमसे। उसके बाद हम आपको एक बात बताते हैं, जो डीजल हम डलवाते हैं उसमें भी रोड के निर्माण के लिए भी पैसा जुड़ा हुआ रहता है, कि रोड के निर्माण के नाम से भी पैसा जुड़ा रहता है। अब देखिए, अब उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि अब आपने हमसे 15 साल का टैक्स ले लिया। अब हमने कोई नया वाहन खरीदा तो एक ट्रक मालिक जो है किसी भी वाहन को बहुत ही मुश्किल से, हम कह रहे 5 साल चलाता है, बहुत खींचेगा तो 6 साल चलाएगा। 6 साल चलाने के बाद उसका ट्रक इस कंडीशन में नहीं रहता कि वो आगे सर्विस दे। क्योंकि देखो आजकल कंपटीशन का ज़माना, सभी को बिल्कुल टाइम से चीज़ चाहिए। माने उनका तो ये सोचना रहता है कि ट्रक में तो हेलीकॉप्टर का इंजन लगा है, आपने रात में दमों में से गाड़ी भरी, उस सुबह हमें भोपाल में मिलना चाहिए, हमारी दुकान के बाहर खड़ी। अब तुम कैसे ले आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं। तो अब ऐसी कंडीशन में, कंपटीशन के समय में हम लोग को क्या होता है, 5 साल 6 साल के अंदर ट्रक बदलना पड़ता है, उसको सेल करना पड़ता है। अब हम जब सेल करने जाते हैं, हमने 6 साल भी गाड़ी चलाई, अब हमने तो मध्य प्रदेश की सरकार को 15 साल का टैक्स दे दिया, लाइफ टाइम टैक्स दे दिया। तो हमने तो यूज किया दिया 6 साल यूज किया, तो अब 6 को 15 में से घटाइए, कितने बचे, 9 साल बच गए। तो हमारा तो 9 साल का टैक्स तो व्यर्थ चला गया कि नहीं चला गया। अब 9 साल का आप टैक्स चला गया आपका, तो वापस तो आना नहीं है वो। अच्छा, जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जो हमसे सटे हुए क्षेत्र हैं, तो वहां पर क्या है, क्वार्टरली टैक्स की व्यवस्था है। आप जितने साल इस्तेमाल करोगे वाहन, उतने साल का आपको हर तिमाही में टैक्स देना है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी मामूली चार्ज देना है आपको, सिर्फ परमिट और नेशनल परमिट का टैक्स देना है। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको 8% जो है पूरा एक मुश्त लाइफ टाइम टैक्स भरना 15 वर्ष का, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहां। इस टाइप की कोई बहुत सी, जबलपुर के बहुत से लोग हैं जो वाहन परचेज करते हैं, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड कराते हैं। कई लोग हैं अपने छतरपुर के, टीकमगढ़ के, वो झांसी में जाके गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं। कई लोग ललितपुर में गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं, सिर्फ इसी के चक्कर में। उनकी सोच सही है कि आज हम 4 से 5 लाख रुपए टैक्स भरेंगे शासन का, इससे अच्छा हमारा सीमावर्ती पास में 50 से 100 किलोमीटर पे झांसी है, ललितपुर है, हम वहां वाहन रजिस्टर कराएंगे, तिमाही टैक्स भरेंगे तो भी हमें सस्ता पड़ेगा। वो बात सही है। वो 4 साल भी चलाएगा तो उसको 2 से 2.25 लाख रुपए का टैक्स भरना है। कहां 5 लाख रुपए टैक्स हो, कहां 2 लाख रुपए का टैक्स। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही। अब ये कोई सुविधा भी नहीं है हमारे यहाँ शासन की ओर से। अब सबसे ज्यादा आप देखिए, इंश्योरेंस का पैसा भी हमारे यहाँ ही लगता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो मतलब ऐसी हैं, जो बातें मतलब लोग बिल्कुल, मतलब ट्रक मालिक की एक अंतिम पायदान पे स्थिति पहुंच गई है कि मरता क्या ना करता। अब वो ये सोचता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सीजन आएगा, हमारा वाहन चलेगा, हमें अच्छी आय होगी। इसी विचारधारा में वो आज, जैसे उसको कोई जरूरत पड़ जाती है, अचानक उसके घर में कोई समस्या आ गई, उसको 10,000 की 20,000 की जरूरत है, तो आपसे, हमसे, किसी से भी या किसी साहूकार के पास जाता है, भैया हमें बहुत अर्जेंट जरूरत है 20,000 रुपए की, अब हमारी गाड़ी आएगी तो हम आपका पैसा दे देंगे। तो वो भी उसको, क्योंकि देखो उसके पास कोई गारंटी में रखने के लिए कोई चीज होती नहीं है, जैसे कोई सोना चांदी कुछ तो है नहीं, तो सिर्फ अपने ट्रक के नाम पे मांगता है। तो वो लोग भी उसको नहीं छोड़ते, कोई 4% लगाता, कोई 5% लगाता, कोई 3% लगाता। तो वो इसी आशा में ले लेता है उनसे पैसे कि अभी हमारी गाड़ी आएगी, मान ली कहीं नागपुर गई है, कहीं रायपुर गई है, अभी लौट कर आएगी, तो हम 10-15 हज़ार रुपये बचेंगे तो हम भाई सबके पैसे लौटा देंगे। लगना कितना, 1 महीने का ही ब्याज लगेगा। लेकिन स्थिति ऐसी बनती है कि वो 1 महीना तो ठीक है, वो 10 महीने उसके पैसे नहीं ले पाता। पता चलता है उसने 20,000 रुपये लिए इंटरेस्ट पे, वो पता चले 40,000 आम जनता को जो रहता है, आम जनता तो जब देखती है किसी ट्रक मालिक को, आम जनता की नज़रों में तो ये सामने आता है कि ट्रक मालिक है, रईस आदमी है, बड़ा आदमी है। कहीं ना कहीं ये विचारधारा आज समाज में है कि ये ट्रक मालिक है, 14 चक्का वाला है, 20 चक्का वाला है, ये बिल्कुल विचारधारा है लोगों की। और आप बता रहे हैं कि ट्रक मालिक परेशान है। अब देखिए क्या होता है, विचारधारा सही है उनकी। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे घर की तो मतलब हमारे घर से मतलब दूसरे अंतर भाई, हमारे मतलब जो परिसर के पास में कुछ दूर एक डॉक्टर साहब रहते थे। तो एक्चुअल में वो
उनको एक और हमारे पास में एक और व्यक्ति रहता था, तो उसने वाहन खरीदे। तो उसको देखकर उनको लगा कि ये तो अच्छा व्यवसाय है यार, इसने 1 गाड़ी ली, 2 गाड़ी ली, 3 गाड़ी ली, 4 गाड़ी ली, 5 गाड़ी हो गई, 6 गाड़ी हो गई। तो एक दिन अचानक वो हमारे कार्यालय में आए, तो हमने कि आज क्या बात है यार, ये तो जिंदगी में हमारे पास कभी नहीं आए बैठे रहे और क्या हो रहा है क्या नहीं। इतनी बातचीत करी, वो चले गए। फिर 2 दिन बाद वो फिर लौट कर आए। मैंने कहा अब इसको तो यार भाई, इसको चस्का लग गया है, अब ये आज हमसे ट्रक खरीदने की बात करेगा। हमने कुछ हमने आइए बैठी हुई बातचीत। थोड़ी देर बाद वो बोले कि यार वो अपने पास में वो रहते हैं, उनने यार 1 गाड़ी ली थी, 2 गाड़ी ली, वो आज 4-5 गाड़ी हो गई। यार हम सोच रहे कि हम भी ले लें। हमने उनसे बोला अंकल पहली बात तो ये कि आपकी आयु भी बहुत ज़्यादा हो गई और टेंशन का काम है, और आपने जीवन भर में जो कुछ भी अभी पैसा बचाया है, जो आप सोच रहे हो कि सेविंग खाते में अगर हमारे 5-7 लाख रुपए रखे हैं, हम सोचेंगे एक ट्रक ले लें, तो मैंने कहा अंकल वो सेविंग खाता भी खाली हो जाएगा और ट्रक भी बिक जाएगा आपका। तो उनको कुछ बुरा टाइप का लगा, और वो नाराज होकर चले गए। अच्छा जब वो चले गए तो हमें भी लगा कि हमने कुछ गलत बोल दिया क्या उनसे। हमने तो सही, देखो हमने तो अपने नाते बताया कि भाई इस लाइन में मत पड़ो। अब क्योंकि देखो हम लोग क्या होता है, ट्रक मालिक जो मैक्सिमम जो बनते हैं वो ज़्यादा मतलब ऐसे रहते हैं कि एजुकेशन उनकी कम रहती है, उनकी नौकरी लगना नहीं है, तो लग गए इसी धंधे में कि भाई क्या है, कुछ पैसे हैं, अपने गए तो फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस कराए, गाड़ी ली और चलाने लगे। अब जैसे तैसे तो चलती ही गाड़ी। तो कुछ समय बाद जिसकी वो चर्चा करते थे उसकी वाहन धीरे धीरे बिकना शुरू हो गए, वो कर्ज में आ गया। अब उसने भी इकट्ठे एकदम जल्दी 10-12 गाड़ी कर ली। अब कर तो ली, आप सोचो अब कर तो ली गाड़ी। अब 10 गाड़ी में एक मिनिमम स्टाफ की कीमत ही 10,000 रुपये होती है, तो महीने के लाख रुपए तो आपको ड्राइवर कंडक्टर की पेमेंट के लिए चाहिए। अब किसी का टायर, किसी का ट्यूब, किसी का इंश्योरेंस, किसी की किस्त, किसी के परमिट, किसी का फिटनेस, किसी का ग्राउंड का काम, किसी का इसका काम उसका काम, वो माने बैंक करप्सी के ऊपर आ गया वो। फिर एक दिन और मिले वो हमें, तुमने कि देखो बच गए आप, तो हंसने लगे हो कि यार सही कह रहे तुम। तो ये स्थिति है ट्रक मालिक की। वास्तविक रूप में ट्रक मालिक को कहा जाए तो वो तो हम लोग तो फाइनेंस कंपनियों की नौकरी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं देश के, उनने जो फाइनेंस कंपनियां खोल रखी हैं, अब वो गली गली मोहल्ले उनने तो अपने जो उनकी जो ब्रांच खुल रखी, तो वहां जो बैठे हुए लड़के उनको तो टारगेट दे दिया कि आप जाइए पकड़िए लोगों को, इतना फाइनेंस, हमको तो इतना टारगेट चाहिए आपसे। अब वो क्या करते हैं, जाते हैं, कोई भोला भाला आदमी देखता है उसको पट्टी पड़ाते हैं, भैया तुम एक ट्रक ले लो, 1 महीने में 1 लाख रुपए का तुम्हें बचत होगी, आपकी 12 महीने में से 2 महीने निकाल लो आप बारिश के, 2 महीने नहीं चलेगा तुम्हारा ट्रक। देखिए अब थ्योरी उनकी सुनिए, अब आप हम बताते हैं। तो बोलते हैं कि 12 महीने, साल में 12 महीने होते हैं भाई, मान लो 2 महीने तुम्हारा ट्रक नहीं भी चला तो तुम्हारा 10 महीने तो चलेगा। वो बोलता हाँ भैया चलेगा। तो 10 महीने में आप ये मान के चलो 1 महीने में 1 लाख रुपए की बचत होती है, उसको ऐसा हिसाब बताया जाता है। तो वो सोचते हैं कि भैया देखो 10 महीने में कितने होंगे आपके, 10 लाख, 3 साल आप चलाओगे तो कितने हुए, 30 लाख। और 30 लाख के बाद क्या होता है कि 3 साल में आपका ट्रक फ्री हो जाएगा। तो आप बाजार में खड़ा करके उसको 10 लाख का भी बेचोगे तो कितने हुए, 40 लाख। 30 लाख तो आपने वो ट्रक से कमाए, वो 10 लाख का आपका ट्रक फ्री हो गया, आपने उसको सेल कर दिया, 3 साल बाद तो हो गया 40 लाख। तो ऐसा करो, एक काम करो, तुम इकट्ठे 4-5 गाड़ी ले डालो, इकट्ठी तुम 4-5 गाड़ी ले डालो तो 2-3 करोड़ तुम्हारे पास हो जाएंगे, वो 3 साल बाद तुम्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। अब वो तो बेच बाज के अपना चला गया भाई, क्योंकि उसको अपना टारगेट पूरा करना, और चिपका दिया, मरे बेचारा ट्रक मालिक। जब वो ले लेता है और जब फंस जाता है। अच्छा होता है क्या, जब कोई नया वाहन परचेज करते हो आप, तो सबसे बहुमूल्य चीज होती है ट्रक के अंदर टायर, जो सबसे महंगी आज के समय 42 से 43, और आप जो थोड़ी ऊंची कंपनियों में जाओगे तो 44 और 45 46 हजार तक का टायर है मार्केट में। तो अब सोचिए कि अब उसकी वाहन की किस्त है 60 से 65 हजार रुपए, अब वो तो भरना ही आपको हर महीने। और उसी दौरान आपको उस महीने में अगर टायर फूट गया तो सोच लीजिए, 65 हजार की किस्त है और 42 हजार का टायर फूट गया तो कितना होगा, 1,05,000। और दुर्भाग्यपूर्ण उसी महीने आपका अगर इंश्योरेंस आ गया, अब वो भरना भैया 65 हजार रुपए का, तो वो तो उसकी तो मतलब छटिया ही खड़ी हो गई ट्रक मालिक। अगर गलती से टायर फूट गया तो सोचो उस दिन रोटी नहीं खावी पे आज तो कि भैया तो 40 हजार का नुकसान हो गया चलते चलते। आपसे जानना चाहेंगे कि एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जो चलता है, तो एक ट्रक जैसे कि कार्य कर रहे हैं, तो एक माह में लगभग कितना खर्चा आ जाता है, कैसे खर्च मैनेज होता है, क्या क्या खर्चे आते हैं सामने? देखिए मैं आपको बताऊं, अब मैं तो पहले ही बताया आपको, व्यवसाय तो वैसे ही गर्द में जा रहा है। अब सोचिए आप एक बात
कि जो डीजल की कीमत बढ़ रही है, नहीं तो उससे जुड़ी हुई पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भी कीमत बढ़ रही। अब एक साधारण ट्रक मालिक भी अपने गाड़ी में जो है ग्रीस करवाता है। ग्रीसिंग तो जरूरी, बिना ग्रीसिंग के तो ट्रक के सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं। तो अगर वो एक हफ्ते में भी एक बार कराता है, एक हफ्ते में भी एक बार कराता है गाड़ी में ग्रीसिंग, तो मिनिमम चार्ज उसका 200 रुपए है बाजार के अंदर, 200 रुपए। तो एक माह में 4 हफ्ते होते हैं, और आप उसको एक साल में मल्टीप्लाई करोगे तो करीब 46 से 47 हजार के दरमियान तो वो सिर्फ ग्रीस करवाता है गाड़ी में। सोचिए आप, सिर्फ ग्रीसिंग का पैसा है उतना। उसको सिर्फ पार्ट्स उसका घिसे ना, इसके लिए जो उसकी जो कमानी पिन की कमानी में ग्रीस कराना, यहाँ कराना, वो। उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मैंने 57 से 55 से 60 हजार रुपए। अब उसको आप 12 में डिवाइड करके देखिए तो करीब 4800 रुपए प्रति माह का खर्च है उसका। माने कि कोई साहब है, उनका ट्रक अगर उनके घर के सामने भी खड़ा है और वो चल नहीं रहा, तो भी उसको, माने उसको खुद जानकारी नहीं है, ट्रक मालिक को आज ये छोटी छोटी बारीकियां नहीं मालूम कि उसकी प्रति माह का आपका वाहन नहीं भी चल रहा तो भी आपका ये मान लिया कि 4500 से 5000 रुपए का उसका प्रति माह का इंश्योरेंस का खर्च है, और उसका करीब एक वर्ष का 48,000 रुपए का ग्रीसिंग कराने का खर्च है। अब उसके बाद अब ये आपका कितने भी भाग्यशाली हो, माने आप कह रहे बिल्कुल ईश्वर से आशीर्वाद लेके आए कि तुम बहुत फलोगे फूलोगे, और मान लीजिए 1 जनवरी 2021 में एक टायर डलवाता है, एक सेट, और वो अगर 31 दिसंबर 2021 तक चलता है, जो कि चलता नहीं है कभी, फिर भी वो बहुत उसकी किस्मत बुलंद, और 1 साल उसका टायर चलता है। एक नॉर्मल 14 चक्के का जो ट्रक आता है उसमें 7 सेट टायर लगते हैं, तो करीब वो हो गए 2,94,000 रुपए। अब वो जोड़ता कभी नहीं है, 2,94,000 को आप 12 में भाग दीजिए, 24,500 रुपए को, 24,500 रुपए का आपका प्रति माह का खाली टायर का खर्च है। सोचिए आप, टायर का खर्च है 24,500 रुपए, और आपका सोचिए ग्रीसिंग का और टायर का। अब उसके बाद आप आ जाइए इंश्योरेंस पे, करीब 4,500 से 5,000 रुपए प्रति माह का आपका इंश्योरेंस का खर्च है। आपको फिटनेस करवाना गाड़ी की, आपका परमिट आपको रिन्यू कराना, ऑल इंडिया परमिट हर साल रिन्यू कराना है, तो 20-21 हजार रुपए का ऑल इंडिया का परमिट है, मतलब 2,000 रुपए 2,500 रुपए का आपका प्रति माह का परमिट और फिटनेस का खर्च है। ऐसी बारीकी चीजें आती हैं, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है, जो गाड़ी का संचालन करने की इनपुट फिक्स, ये फिक्स कॉस्ट है। एक होती वेरिएबल कॉस्ट, एक होती फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। अब वो जब वो फंस जाता है और कर्ज लेके वो चीजें कराता है, तब वो गौर करता है कि यार ये तो हम तो बड़ी चक्कर में फंस गए। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है, इस पर मार्केट में या शासन कोई ध्यान नहीं देता। हर आदमी ये सोचता है कि वेरिएबल कॉस्ट है आपकी डीजल का, आप तो 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आपको 35 लीटर डीजल लगना है, और आपका 1 रुपए से डीजल की प्राइस बढ़ी तो हम आपका 35 रुपए भाड़ा बढ़ा देते हैं। तो क्या सिर्फ 1 रुपए से भाड़ा बढ़ाने से क्या उसकी फिक्स कॉस्ट निकल आएगी? क्या नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। तो आपका ग्रीसिंग में भी बढ़ा है, आपके साथ साथ आपका इंश्योरेंस में भी बढ़ रहा है, तो इनके बारे में मूल्य नहीं बढ़ता इनकी, इन व्यवस्थाओं के? जैसे कि इनका अगर रेट बढ़ता है तो अगर आपके अन्य काम जो खर्चे अगर बढ़ते हैं तो आय नहीं बढ़ती? नहीं, आय मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है तो उससे क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पे उसके प्राइस पे इफेक्ट तो आया, चाहे मोटर पार्ट्स हो, चाहे टायर हो, चाहे वो ग्रीसिंग से संबंधित चीजें हो, चाहे मैंने जैसे पंचर वाली बात बताई थी आपको कि जब 60 रुपए का डीजल था तब हम लोगों को 50 रुपए लगते थे। आज की डेट में आप तो, मैं कह रहा हूँ आप भी दमोह आए, आप सर्वे करके देखिए, जो दमोह का जो टोल टैक्स है जबलपुर वाला, वहां से लेके आप बटियागढ़ में पाठक जी का ढाबा, वहां तक जाएगी आप। अब एक ट्रक मालिक बन के जाइए, बोलिए मेरे 10 ट्रक चलते हैं, आप भैया पंचर बनाने का कितना पैसे लो, आपको वहां से लेके वहां तक हर व्यक्ति 150 की, कोई 150 बताएगा तो कोई 160 बताएगा, मैंने 150 रुपए से कम कोई नहीं बताएगा। तो उसका रीजन यही है, अब डीजल तो बढ़ा तो उससे भाई जनरेटर की कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट बढ़ी तो उसने भाई अपने कार की रेट बढ़ा दी। अब क्या होता है बाजार में जो कैलकुलेट होता है कि मैंने जैसे आपको देखा, वो जाते हैं तो बोलते हैं कि आपकी तो गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है, तो 100 किलोमीटर में आपको 35 लीटर डीजल लग रहा है, 1 रुपए लीटर से डीजल बढ़ गया तो हम आपका 1 रुपए से भाड़ा बढ़ा देते हैं। तो क्या 35 रुपए में उसकी फिक्स कॉस्ट निकल रही है? नहीं निकल रही। अब क्या होता है, लोगों को जानकारी नहीं है, लोग जोड़ते नहीं है। उनने तो ये जोड़ा कि हमारी गाड़ी दमोह से रायपुर गई और रायपुर से दमोह आई तो हमने ड्राइवर को इतने पैसे दिए जो रास्ते के, और हमको इतना डीजल लगा तो अब हमें तो 20,000 बच गया। तो वो ये नहीं जोड़ते कि हमारी गाड़ी दमोह से रायपुर गई तो 500 किलोमीटर चली, और रायपुर से दमोह आई तो 500 किलोमीटर वापस आई, तो 1,000 किलोमीटर तो चल गई हमारी गाड़ी। तो प्रति किलोमीटर हमें टायर का क्या खर्च आ रहा,
हमें सर्विस का क्या खर्च आ रहा, हमारा इंश्योरेंस का प्रतिदिन का क्या खर्च आ रहा, हमारा प्रतिदिन का आरटीओ के टैक्स का क्या खर्च आ रहा। और वो तो ये तो भूल ही जाते हैं कि जो 8% हम टैक्स देकर आ चुके हैं पहले ही गाड़ी लेते समय 15 साल का, तो हमारा प्रतिदिन का टैक्स का कितना खर्च निकल रहा, अब उसके बाद हमें टोल का भी कितना खर्च देना। ये सारे खर्च को जोड़ोगे तो आप ये मान के चलिए कि गाड़ी तो जो है माइनस में ही जा रही सबकी। अब वो होता क्या, धीरे 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 आदमी गौर नहीं करता, वो आखिरी में धीरे धीरे कहीं टायर वाले का पैसा नहीं दे पा रहा, कहीं पंप वाले का पैसा नहीं दे पा रहा, फिर धीरे धीरे वो सब उसके घर के चक्कर लगाने लगते हैं। फिर या तो उसके पास एक ही रास्ता आता है, या तो अपना ट्रक छोड़ दे उनके हाथ में, हाथ जोड़े उनके, भैया ट्रक आप रख लो, आप बेच लो, या तो वो किसी दिन आत्महत्या कर लेता है। ये होती है, ये ना जोड़ना सबसे बड़ी गलती है ट्रक मालिक की। तो मैं सभी से बोलता हूं कि आप इन चीजों पर गौर करो और उस हिसाब से निर्धारित करो कि भाई हम कहीं जाते तो हमें इतना भाड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये तो हमें लगना ही है, साल में लगना। वो अब क्या होता है, वो चीज आती है वार्षिक रूप में, साल में एक बार इंश्योरेंस आया, साल में एक बार आपका टैक्स आया, जो ऑल इंडिया का टैक्स बनना आपको। जैसे अब रायपुर चल रही कहीं चलिए तो आपको ऑल इंडिया परमिट लेना, तो एक वर्ष के लिए टैक्स आया। या फिर आपने जो टायर डलाया तो आपने एक महीने में एक ही तो टायर लग रहा, तो आप मैं तो टायर की मैं तो बता रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन गलत साबित कर दे हमारी, आप एक साल भी आपका टायर चल रहा है और आपकी गाड़ी में 14 टायर हैं, तो आप 12 महीने में डिवाइड करिए, 24,500 रुपए प्रति माह का खर्च आएगा आपको। आप जोड़ते नहीं हो। आपने तो देखा कि 1 लाख का काम हो गया, हमने 60,000 किस्त भर दी, 10,000 हमने ड्राइवर को दिया, 30,000 हमको बच गए। अरे तो दादाजी टायर के पैसे कहां जाएंगे, सर्विस के पैसे कहां जाएंगे, इंश्योरेंस के पैसे कहां जाएंगे, ऑल इंडिया परमिट के पैसे कहां जाएंगे, टोल लग रहा है उसके पैसे कहां जाएंगे, और अन्य ऐसे खर्च जो बताए नहीं जा सकते कैमरे के सामने, जो लगने ही है आपको हर जगह लगते, नमस्कार और चमत्कार और हेलो के, वो कहां जाएंगे। सोचिए, हर जगह माने अब शोषण ही शोषण, और शोषण के अलावा कुछ नहीं हो रहा। शोषण किसका हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ट्रक मालिक का। ट्रक मालिक का शोषण इसी प्रकार होता रहेगा और ट्रक मालिक जागरूक नहीं होंगे, कभी इन चीजों को जोड़ेंगे नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपना या तो ट्रक बेचकर कोई दूसरा व्यवसाय करेंगे, या उनका ट्रक मान लीजिए जब दमोह से सागर जा रहा है तो बैरियर से गड्ढा पे प्रकाश ढाबा के अंदर यार्ड में खड़ा मिलेगा, या जबलपुर जा रहा है तो सनी यार्ड में, नर्मदा यार्ड में खड़ा मिलेगा, और फिर वो यहाँ अपने सिर मारता फिरेगा कि हमारी तो गाड़ी जब्त हो गई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस समय एक और बात आ रही है सामने BS6 वाहनों के बारे में, तो BS6 वाहन क्या है, BS6 वाहन से मूल्य क्यों बढ़ रहा है वाहनों का, क्या कारण है? अब देखिए, BS6 वाहन तो जो है कि प्रदूषण को लेके है, वो सरकार की जो गाइडलाइन है प्रदूषण को लेकर है, और BS6 एक लास्ट स्टेज है। एक टेक्निकल बात बता रहे हैं आपको, BS6 डीजल इंजन की लास्ट स्टेज है। इसके बाद जो भी गाड़ी आएगी, आप 7-8 नहीं आएगी, वो आएगी इलेक्ट्रिक पे। जो नेक्स्ट स्टेज आएगी 6 के बाद, वो आएगी इलेक्ट्रिक पे। अच्छा, BS6 की क्या है, जो टेक्नोलॉजी है BS6 की, तो आज से मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात है। आज से 10 साल पहले वॉल्वो कंपनी आई थी हमारे भारत में। तो वॉल्वो कंपनी के आपने देखा होंगे, नेट पे ट्रक देखे होंगे, तो दिखने में कितने सुंदर लगते हैं, वो इतनी सुविधाएं रहती है उसके अंदर। तो वो जब वो कंपनी हमारे इंडिया में आई, तो वो क्या हुआ, वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाई इंडियन मार्केट में। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ट्रक आता है, उसमें लकड़ी का केबन होता है, लोहे की बॉडी होती है, तो उसकी कॉस्ट रहती है बहुत कम, तो वो कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाई। अंतोगत वो कंपनी का वो मतलब वो फिगर नहीं पकड़ पाई। जैसे बेंज, मर्सिडीज बेंज आती है, बिकती तो है वो, लेकिन बहुत रेयर केस में बिकती। माने शहर में अगर 100 गाड़ियां मारुति की होंगी, तो एक गाड़ी उस पर आपको बेंज की मिलेगी, क्योंकि उसको यूज करने वाला कस्टमर है, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख, कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। तो उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ पे बनी। तो उस समय क्या हुआ, जितनी भी विदेशी कंपनियां थी, उनने BS6 के इंजन का जो है भैया कॉपीराइट करवा लिया। कॉपीराइट हो गया तो उसको कॉपी कोई कर नहीं सकता। जैसे आप BS6 का इंजन बना रहे, आप बनाते हो इंजन, तो अब हमने आपसे कॉपीराइट ले लिया, तो अब आप ये इंजन किसी को सेल नहीं कर सकते। तो ये समस्या आई। अब क्या हुआ, जब अपने 10 साल बाद, 15 साल बाद जब अपने इंडिया में जब वो कंडीशन बनी, 4 की बनी, फिर 6 की बनी, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी उसमें थी नहीं। अब जो इंडियन, जिसको कहते हैं अपन जुगाड़ टाइप की, तो जब वो जुगाड़ लगाई गई तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई भैया कि अब हम लोग ने जो 29.5 लाख की गाड़ी खरीदी थी टाटा की, वही मॉडल BS6 में आने के बाद 10 लाख रुपए महंगा हो। सोच लीजिए। अरे ट्रक तो छोड़िए, बाइक की बात करें अपन, हीरो होंडा की सबसे सस्ती गाड़ी आती है, हीरो होंडा सिटी डॉन। अब मेरे पास खुद है वो,
मैं ऑफिस के लिए रखा हूँ, तो मैंने जब वो गाड़ी परचेज करी थी, मुझे ऑन रोड करीब 42 से 44 हज़ार की पड़ी थी। और आज की स्थिति में BS6 आने के बाद वही गाड़ी सोचिए कि 70 और 72 हज़ार रुपए की और 75 हज़ार के दरमियान आ गई। अब गाड़ी तो वही है, उसमें भी 2 चक्के लगे थे, इसमें भी 2 चक्के लगे, उसमें भी 2 आदमी बैठते थे, उसमें भी 2 आदमी बैठते थे। लेकिन आप सोचिए कि महंगाई कितनी डबल हो गई। अच्छा, एक तो लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, अब हमारी सरकार ने पैसेंजर वाहन चलाना बंद कर दिया। ट्रेनें जो चली तो स्पेशल ट्रेन चली, बसें चली नहीं। बसों में वो हो गया कि भैया आधी सवारी चलाएंगे, तो बस ऑपरेटर ने बसें नहीं चलाई। जब 6 आई उसकी बात बता रहा हूँ, बस ऑपरेटर से कह दिया कि आप आधी सवारी आधी क्षमता से चलाओगे, तो अब भाई स्वाभाविक बात है अब कि बस आधी क्षमता से चलाएंगे तो हमें क्या बचेगा, बस ऑपरेटर को तो कुछ बचेगा नहीं, तो उसने बस हड़ताल पे चली गई। अब जनता की मजबूरी बनेगी, अब एकदम से 4 व्हीलर तो खरीद नहीं सकते हम, तो उन लोगों ने क्या किया, सबने 2 व्हीलर, मजबूरन बस 2 व्हीलर परचेज किया। अब हमें कहीं जाना है आना है तो हम परेशान। तो ये बहुत बड़ी समस्या आई 6 के आने से भाई पर्यावरण पे भले ही असर ना पड़ा हो या पड़ा हो, थोड़ा बहुत ही पड़ा हो, लेकिन लोगों की जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ा। माने एक आम जनमानस की पहुंच से बाहर हो गई जो चीज, अब लेकिन उसको मजबूरन वर्ष, क्योंकि अब उसको चलना है आना है जाना, तो उसने ली गाड़ी, उसकी मजबूरी बन गई गाड़ी लेने की। तो आपसे अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक ट्रक मालिक है उसकी प्रशासन से क्या मांग है, प्रशासन उसकी कैसे मदद कर सकता है। एक ट्रक मालिक की जो स्थिति में आपने बताई कि जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन कैसे मदद कर सकता है, सरकार कैसे मदद कर सकती है और सुधार कैसे ला सकती है। सरकार और प्रशासन से तो हम लोग की यही मांग है अभी कि जैसे आपने एक हमारे मजदूर भाई के लिए न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित कर रखी है, उसी तरीके आप, और जिस तरीके बस के लिए आपने निर्धारण कर रखा है कि 1 किलोमीटर चलने पे आप प्रति सवारी इतना रुपए के हिसाब से किराया ले सकते हैं, तो हम लोगों के लिए भी आप एक कोई ऐसा संविधान में कानून बनाइए कि प्रति किलोमीटर चलने पर, प्रति टन पर आपको बाजार में मिनिमम, या कहीं किसी उद्योग में कहीं पर भी मिनिमम इतना भाड़ा मिलेगा, सुनिश्चित है। इससे कम कोई देगा आपको तो आप चाहो तो उसके लिए कोई भी सरकार में सूचना देकर या किसी नंबर पे सूचना देकर बता सकते हो कि भाई हमको इतने प्रति किलोमीटर से इतने कम में भी भाड़ा दे रहे हैं, तो उस पर शासन कोई हमारी मदद कर। देखिए सोचिए, आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में सोच लिए, ट्रांसपोर्टर का जो ट्रक मालिक है, ट्रक मालिक ही नहीं बचेगा। आप एक कल्पना करके देखिए, ट्रक मालिक ही नहीं बचेगा तो ट्रक रहेगा नहीं, तो आप बताइए जरूरी चीजें कैसे आएंगी जाएंगी, दूध कैसे आएगा, किराने की सामग्री कैसे आएगी, फल कैसे आएंगे, सब्जी कैसे आएगी, अनाज खनिज। अब किसान जो है हमारे, जैसे किसान हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह ट्रक ड्राइवर और ट्रक ऑपरेटर, ये दोनों बहुत जरूरी। किसान ऐसे अपना अनाज उगाएगा खेत में, तो अब वो ट्रैक्टर से कितना माल लेके जाएगा, अब उसको जैसे दिल्ली जाना है तो ट्रैक्टर ट्राली में भर के तो जाएगा नहीं, उसके लिए ट्रक ही करना पड़ेगा। अब ट्रक मालिक को पर्याप्त भाड़ा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, तो अंतिम पायदान पे, तो ये माने स्थिति बिल्कुल अंतिम पायदान पे है। माने अभी कोई गुंजाइश नहीं बची, अब अंतिम पायदान पे बात आ चुकी है। माने बहुत से लोगों ने, अब आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे ट्रकों की पहचान हमेशा आपने सुना होगा सरदार जी ट्रक वाले, वो आपने देखा होगा कि सिख समाज का शुरू से पहचान ही रही, उनकी जो ट्रक की पहचान रही, आपने शुरू से देखा होगा, मतलब पंजाबी समाज से रही। आज आप देखिए वो लोग खुद छोड़ते जा रहे इस व्यवसाय को। मैं तो कई लोगों को जानता हूं जिनने ट्रक बेच दिए अपने। माने ये दौर रहता था कि दमोह में दिग्दर्शिका नाम की एक टेलीफोन की डायरेक्टरी छपती थी, तो अगर आपके घर में अशोक लीलैंड की गाड़ी आती थी, कॉमेट सुपर या डंडा मर्सिडी करके, टाटा की आती थी, तो अगर आपके घर में ट्रक रहता था तो दिग्दर्शिका में एक अलग से कॉलम बनता था ट्रक ओनर के नाम से, उसमें नाम छप जाता था, उसमें आपका नाम अंकित रहता था और नंबर अंकित रहता था। माने ये स्थिति रहती थी कि शादी ब्याह के समय में भी वो पूछते थे लड़का क्या करता है, तो बोलते थे इनके घर में ट्रक है, ठेला है, ठेला, तो वो शादी मतलब तुरंत हो जाती थी। और गाड़ी भी ऐसी आती थी कि माने कि पहले वाहन परचेज किया तो पहले मिला पिता को, तो उसने 1 साल चलाया, तो उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो उसने 1 साल चलाया, फिर उसने अपने छोटे भाई को दे दिया, फिर उसने 1 साल चलाया, फिर उसके बाद वो ट्रक घूम के फिर पिता के पास फिर आ गया। माने इतनी कमाई होती थी और इतनी मजबूती आती थी ट्रकों में कि उनकी इतनी लाइफ रहती थी कि वो सालों साल तो खराब नहीं होते थे। और आज की स्थिति में देखो, आपके 5 साल 6 साल में ट्रक बोल जाता है। इतना माने इतना महंगा प्रोडक्ट लेने के बाद भी वो नहीं चलता, चाहे किसी कंपनी का हो। मैंने किसी भी ट्रक की एवरेज लाइफ 5-6 साल से ज्यादा नहीं है। वो आप देखिए डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो मिनिमम आप ये मानिए कि 5 साल तक
की बात तो मैंने इलेक्ट्रिक ट्रक आ ही जाएगा, क्योंकि अब जहाँ आज की 86 था, 96 हुआ, 86 90 हुआ, 90 10 हुआ, 90 15 हो गया, आज 90 16 हो गया। तो धीरे धीरे अग्रसर तो है डीजल की कीमत पे। आज ये सोचिए कल्पनीय बात है कि 150 रुपए का अगर डीजल हो जाएगा तो कैसे वाहन का संचालन, बिल्कुल नहीं हो पाएगा संचालन। अगर सरकार शासन प्रशासन हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो बिल्कुल नहीं, संचालन नहीं होगा, ट्रक रुक जाएंगे, तो शहर में, बाजार में, मार्केट में हर चीज की सप्लाई बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। जिसे आज सिख समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, आज भी हैं, लेकिन हम लोगों की पहचान रहती थी, ट्रकों की पहचान रहती थी कि ये बहुत बड़ा, मतलब अब आज उनने भी अपना व्यवसाय, हम लोग भी उसी का कार पर हैं। हम लोग भी रोज सोचते हैं नया ऑप्शन की आप क्या करें, कोई दूसरा व्यवसाय करें, क्या करें भाई बताइए। अब इतना महंगा ट्रक लेके किस्त भी देंगे, सब कुछ देंगे। आज टायर वाले ने, लेबर ने, मिस्त्री ने, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने, इवन हमारे मतलब परिवहन विभाग में आप जाइए, फिटनेस कराना, आपको परमिट लेना और ऑल इंडिया परमिट, हर चीज का पैसा बढ़ गया, हर चीज का पैसा बढ़ गया। सिर्फ बढ़ नहीं रहा है तो ट्रक मालिक का भाड़ा। जो चीज हम कल बासुदा से हम लोग कटनी ले जाते थे लॉकडाउन के समय में, मान ली 1000 रुपये टन में, आज ये पोजीशन आ गई कि वहां हम लोग को ब्लैकमेल किया जाता है कि नहीं वो तो 75 रुपए में माल है, 750 रुपए का भाड़ा है, आपको दमोह से कटनी जाना। तो हम लोग उनसे प्रश्न करते हैं, भैया आप खुद ट्रांसपोर्टर हो, आपको शर्म नहीं आ रही कहने में कि भैया जो आप 100 रुपये माल ले कह लें, तो भाई साहब हम क्या करें बताइए। व्यापारी कह रहा है कि हम तो 75 में गाड़ी हो तो बता देना 750 में, तो हम कटनी के लिए भरवा देंगे। अब क्या है कि मार्केट में काम है नहीं, मूल्य निर्धारित है नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं, ऐसा कोई संविधान नहीं है कि आपको मिनिमम प्रति किलोमीटर प्रति दिन आपको इतना भाड़ा मिलेगा, इससे कम आपको कोई देता है तो आप यहाँ फलानी नंबर पे या फलानी जगह आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है। चाहे वो हमारा व्यवसाय, माने गर्द में, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बिल्कुल गर्द में और अंतिम पायदान, मैंने कहा अंतिम पायदान में अभी भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको रोडों पे ट्रक खड़े मिलेंगे और उसमें कोई चलाने वाला नहीं हुआ ना उसको कोई चलवाने वाला हुआ। तो आपने अपनी बात रखी, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के बारे में बताया, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के समस्याओं के बारे में बताया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रजू यशोधरन जी, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के ऊपर कई ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनसे कहीं ना कहीं हमारे दर्शक और हमारे वो भाई भी अनजान है जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस व्यवसाय की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।